नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के दौरान एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ अचानक बढ़े नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जो अब कानून बन गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कानून। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 महामारी के दौरान एशियाई अमेरिकियों के खिलाफ अचानक बढ़े नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराधों से निपटने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है और उम्मीद जताई है कि ऐसे अपराधों की जांच अब अधिक सटीकता से होगी ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। बाइडेन ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, इससे विशेष घृणा अपराध इकाइयां बनाने में संसाधन मुहैया होंगे। साथ ही राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संसाधन भी मिलेंगे ताकि वे इन जघन्य अपराधों की पहचान कर सकें, इनकी जांच और रिपोर्ट कर सकें। बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में प्रतिनिधि सभा ने कोविड-19 घृणा अपराध कानून पारित कर दिया था। इससे पहले सीनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। सीनेटर मैजी हिरोना और सदन में प्रतिनिधि ग्रेस मेन ने यह विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा, हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमें अमेरिकी लोगों के दिलों में बदलाव लाना होगा। मैं तहे दिल से कहता हूं कि नफरत को अमेरिका में पनाह नहीं दी जा सकती। इस विधेयक में एशियाई लोगों के प्रति नस्लीय घृणा से प्रेरित अपराध को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। बाइडेन ने लोगों से अपने दिल और दिमाग में बदलाव लाने का भी अनुरोध किया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बिखरते रिश्तों को बचाने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड नाम से नया कानून पारित किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है चीन का ये नया कानून। बिखरते रिश्तों को बचाने के लिए चीन की कोशिश रंगलाती नजर आ रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस साल की शुरुआत में अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड लागू किया था, जिसकी वजह से तलाक की दर 70% तक कम हो गई है। नागरिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में 2,96,000 तलाक के आवेदन दर्ज हुए थे, जबकि पिछले साल की अंतिम तिमाही में ये संख्या 1.06 मिलियन थी। इस तरह इसमें 70% की कमी भी देखने को मिली है। बता दें कि कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब उस समय से है जिसके दौरान दो असहमत लोग आगे की कार्रवाई से पहले अपने मतभेदों को दूर करने की अंतिम कोशिश करते हैं। चीन में नया सिविल कोड 1 जनवरी से प्रभाव में आया। इसके तहत तलाक के लिए आवेदन पेश करने के बाद जोड़े को 30 दिन तक इंतजार करना जरूरी है। इस दौरान यदि पति पत्नी में सहमति बन जाती है तो वे अपनी याचिका वापस भी ले सकते हैं। 1 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद पति पत्नी को तलाक के लिए फिर से आवेदन करना होता है, लेकिन इस नए कानून को लेकर सरकार की आलोचना भी बड़े पैमाने पर हो रही है। आलोचकों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा भी बताया है। उनका कहना है कि यदि दो लोग अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं तो सरकार उन्हें 30 दिनों तक जबरन नहीं बांध सकती। वहीं समर्थकों का मानना है कि इससे परिवार की स्थिरता और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है।
इजराइल हमास विवाद के कारण फिलिस्तीन के गाजा में हो रहे हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने इन हमलों के कारण इस जगह को बच्चों की जिंदगी के लिए नरक की तरह बताया है। तो चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को लेकर और क्या कुछ कहा। इजराइल हमास विवाद के कारण फिलिस्तीन के गाजा में हो रहे हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने इन हमलों के कारण इस जगह को बच्चों की जिंदगी के लिए नरक बताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो वेस्ट बैंक के हालातों को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इन हालातों से निपटने के लिए जो समझौते किए गए हैं वो अवैध हैं। बता दें कि गाजा में लगातार हो रही बमबारी के चलते अब तक 200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इन मौतों पर गहरा दुख जताते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यदि पृथ्वी पर कहीं नरक है तो यह गाजा में रह रहे बच्चों के लिए है। वहाँ उनकी जिंदगी नरक जैसी है। इस लड़ाई ने 1000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ने और UNRWA के जरिए उपलब्ध कराए गए स्कूलों, मस्जिदों जैसी जगहों पर आश्रय लेने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां पानी, भोजन, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी है। चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले जिस डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है वो अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा बेड़े में शामिल होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब तक भारत को मिलेगी S-400 मिसाइल की ताकत। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। भारत के रक्षा बेड़े में जल्द ही रूस की अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली शामिल होने वाली है, जिसकी पहली खेप रूस से इस साल अक्टूबर-दिसंबर में मिल जाएगी। बता दें कि सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाले इस डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है और अब जब यह प्रणाली भारत को मिलने जा रही है तो चीन और पाकिस्तान की धड़कनें भी तेज होना लाजमी है। रूस के सरकारी शस्त्र निर्यातक रोसोकोरोनेकोर्ड के CEO एलेक्जेंडर मिखएव इंटरफैक्स ने बताया कि सब कुछ समय के अनुसार चल रहा है और विमान भेदी S-400 मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप इस साल अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिल जाएगी। S-400 रूस की सबसे उन्नत मिसाइल है जो 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय विशेषज्ञ रूस पहुंच गए हैं और उन्होंने जनवरी 2021 में S-400 संबंधी प्रशिक्षण लेना शुरू भी कर दिया है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5 अरब में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 5 यूनिट खरीदने का करार किया था और इसके लिए भारत 2019 में $80 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान भी कर चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नई दिल्ली ने यह करार अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद किया था। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तब मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा था कि भारत की हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति रही है जो इस रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। इजराइल हमास विवाद के कारण फिलिस्तीन के गाजा में हो रहे हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत ही गंभीर बात कही है। उन्होंने इन हमलों के कारण इस जगह को बच्चों की जिंदगी के लिए नरक बताया है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो वेस्ट बैंक के हालातों को लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इन हालातों से निपटने के लिए जो समझौते किए गए हैं वो अवैध हैं। बता दें कि गाजा में लगातार हो रही बमबारी के चलते अब तक 200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इन मौतों पर गहरा दुख जताते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यदि पृथ्वी पर कहीं नरक है तो यह गाजा में रह रहे बच्चों के लिए है। वहाँ उनकी जिंदगी नरक जैसी है। इस लड़ाई ने 1000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ने और UNRWA के जरिए उपलब्ध कराए गए स्कूलों, मस्जिदों जैसी जगहों पर आश्रय लेने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां पानी, भोजन, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी है। भारत में ट्रेनों का लेट होना आम बात है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ट्रेनें एकदम समय पर चलती हैं। वहीं जापान की बुलेट ट्रेन तो समय पर चलने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में जब यहां एक ट्रेन केवल 1 मिनट की देरी से पहुंचती है तो विशेषज्ञों की जांच में कुछ अजीब बात सामने आई है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या वो बात है जो विशेषज्ञों ने अपनी जांच में खुलासा किया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप एक नजर डालिए विशेषज्ञों की जांच में इस अजीबोगरीब बात का खुलासा करती है हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारत में ट्रेनों का लेट होना आम बात है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां ट्रेनें एकदम समय पर चलती हैं। वहीं जापान की बुलेट ट्रेन तो समय पर चलने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में जब यहाँ एक ट्रेन केवल 1 मिनट की देरी से पहुंची तो यहाँ के विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए। और जब इस मामले में जांच की गई तो जांच के दौरान पता चला कि ड्राइवर के पेट के निचले हिस्से में एक अजीब तरह का दर्द महसूस हुआ और जिसकी वजह से वो टॉयलेट चला गया। और इस दौरान उसने ट्रेन का नियंत्रण एक अप्रशिक्षित कंडक्टर को सौंप दिया था, जिसके चलते 160 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। दरअसल प्रोटोकॉल के अनुसार ड्राइवर को कमांड सेंटर से बात करके किसी योग्य कंडक्टर को ट्रेन का नियंत्रण सौंपना चाहिए था, ताकि ड्राइवर के न होने पर वह ट्रेन का नियंत्रण संभालता। इसके अलावा ड्राइवर किसी स्टेशन पर ट्रेन को कुछ मिनट के लिए रोक भी सकता था, लेकिन ड्राइवर ट्रेन को रोककर यात्रियों को देर नहीं कराना चाहता था। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर कि ड्राइवर ने अपने सीनियर्स को घटना की सूचना क्यों नहीं दी, इस पर ड्राइवर ने कहा कि उन्हें यह सब बताना शर्मिंदगीपूर्ण लगा, इसलिए उन्होंने सीनियर्स को इस बारे में नहीं बताया। बता दें कि वैसे तो ये बुलेट ट्रेन कंप्यूटर कंट्रोल होती है। इन ट्रेनों में ड्राइवर का काम यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर मैनुअल ब्रेक लगाने का या यात्रियों को समय पर पहुंचाने के लिए ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने का ही होता है। लिहाजा यदि ट्रेन समय पर पहुंच जाती है तो किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि कुछ देर के लिए ड्राइवर अपनी जगह पर नहीं था।